दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं और आज हमारा 373वां लेक्चर है, यानी इंडियन ज्योग्राफी का आज हमारा 43 नंबर का लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो कुल 11,190 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। क्या बात भाई, आनंद आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैप में दोस्तों बहुत सारी मिट्टी के बारे में आप देख रहे होंगे। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी, लवणी मिट्टी, सबके बारे में पढ़ा जाएगा। खूब सवाल अटेंड किया जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर जो सवाल दिख रहा है ना, ऐसे ही सवाल तो आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आज हमारा चैप्टर भी नया है, भारत में मृदा। ठीक है, भारत की मिट्टी कैसी है, ठीक है, उसके बारे में दोस्तों हम पढ़ने चल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक सवालों का जवाब आप अपने मन से दीजिएगा। अगर आप जवाब दे पाएंगे, ठीक है, तब तो मानिए कि इस चैप्टर पर आपकी पकड़ है। और जब आप नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस चैप्टर पर आप कमजोर हैं और आपको हमारा फाउंडेशन कोर्स लेना चाहिए। प्रचार के लिए नहीं बता रहा हूँ, हमारा एक नया एप्लीकेशन है स्टडी 91 ऑफिशियल, बहुत कम प्राइस पर यहाँ कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ मैं। 200, 250, 300, 400 में आपको कहीं कोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन स्टडी 91 पर मिल जाएगा। तो आप आइए, ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सवालों को। पहला सवाल दे रहा है कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को दोस्तों क्या कहा जाता है। मिट्टी, जिसमें आप मिट्टी का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को क्या कहते हैं। ऐसे तो उसे हम कहते हैं मृदा विज्ञान। क्या कहते हैं, मृदा विज्ञान, या फिर पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। ठीक है, तो आप यहाँ दोनों लिख लीजिए दोस्तों। या तो इसे हम मृदा विज्ञान के नाम से जानते हैं, या तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी। ठीक है, एक शब्द होता है पेडागोजी, वो अलग हो जाएगा, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। पेडागोजी जो आप पढ़ते हैं, ये दोस्तों पेडोलॉजी है, ये आप याद रखेंगे, जिसे मृदा विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या फिर मृदा को इंग्लिश में दोस्तों सॉइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉइल। ठीक है, तो कभी कभी इसे सॉइल साइंस के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। पता नहीं आपके एग्जाम में जो एग्जामिनर क्या ला के रख दे, इसलिए आप दोनों तीनों बातें आप याद रखें। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ठीक है, अच्छा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ दोस्तों, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कह रहा जो कृषि परिषद है, अनुसंधान परिषद है, इसने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांट रखा है, कितने प्रकार की मिट्टी होती है इसके अनुसार। ठीक है, तो इसके अनुसार दोस्तों भारत में मिट्टी जो होती है वो कुल 8 टाइप की होती है। कौन कौन से 8 टाइप होते हैं दोस्तों, तो पहली टाइप होती है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी, एक एक मिट्टी लिखते जाए। ठीक है, पहली टाइप क्या होती है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी। दूसरी टाइप क्या होती है दोस्तों, एक एक लिख, जो आपके मन में आए लिखते जाइए, सीक्वेंस वाली कोई बात नहीं है। दूसरी होती काली मिट्टी। तीसरी होती दोस्तों लाल मिट्टी। क्या होती है, लाल मिट्टी। ठीक है, चौथी होती दोस्तों लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। अब ये मिट्टी के जो 4 प्रकार हैं, काफी आसान है, इसलिए आप यहां तक बहुत आराम से बता देते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आप कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो मिट्टी पर्वतों पर पाई जाती है वो कैसी हो गई, वो पर्वतीय मिट्टी हो गई। मैं छोटे में लिख दे रहा हूं, आगे मिट्टी लिखना जरूरी तो है नहीं, तो पर्वतीय मिट्टी याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से जो मिट्टी मरुस्थल में पाई जाती है वो मरुस्थली मिट्टी। सर ये क्या मजाक आप कर रहे हैं, मजाक नहीं भाई, यही होता है भाई, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूं। ठीक है, इसी तरह याद रखेंगे पीट एवं दलदली मिट्टी। कैसी मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी। कोई दिक्कत, तो ये 4 मिट्टी तो आपने खुद ही बता दिया। अब 5वीं, 6वीं, 7वीं आपके लिए बहुत आसान है। और एक 8वां जो प्रकार है दोस्तों, इसमें याद रखेगा लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। ठीक है, लवणीय एवं, जिस मिट्टी में लवण की मात्रा ज्यादा हो तो लवणीय मिट्टी, क्षार की मात्रा ज्यादा हो गया तो क्षारीय मिट्टी। कहिए हाँ, बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए हाँ। कोई कठिन मिला क्या आपको, अरे कठिन कुछ नहीं भैया, ये आपके मन का भ्रम है कि कठिन है। मैंने क्या ऐसा कठिन बता दिया, कुछ भी कठिन नहीं है। अपने मन से पूछिए ना, एक एक चीज आपको याद हो रहा है, विश्वास कीजिए अपने ऊपर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि स्थानीय या फिर इन सीटू। सर ये जो शब्द है ना, इसको कटघरे में रख लीजिए, इस शब्द से डर लगता है। अरे डरिए मत भाई, ये जो इन सीटू शब्द है ना, इसका अर्थ होता है स्थानीय। वैसे शब्द यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, नौटंकी के लिए दे दिया है कि आदमी भ्रम में आ जाए। ये शब्द इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है खूब, और इन सीटू वहाँ प्रजातियों को लेकर यूज किया जाता है। मैं भी बता दूंगा, पहले इस सवाल का जवाब बताता हूँ आपको। कर स्थानीय, इन सीटू हटा दीजिए। स्थानीय मृदा को
अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो स्थानीय मृदा होती है कहीं की, उसे किस नाम से जानते हैं? उसे अवशिष्ट मृदा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? स्थानीय मृदा को अवशिष्ट मृदा के नाम से जानते हैं। अब स्थान तो कहीं भी अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब इन सीटू जो हम पर्यावरण पढ़ते हैं, इसका तात्पर्य क्या होता है जरा ये समझ जाइए, ठीक है। मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, ठीक है। जानवरों का अपना मूल स्थान जो होता है वही इन सीटू है। जानवरों किसी भी देखिए, हर जानवर हर जगह नहीं पाया जाता। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान लीजिए एक मुर्गा आता है, कड़कनाथ मुर्गा। कड़कनाथ सुना होगा। अब दोस्तों कड़कनाथ मुर्गा हर जगह बिकने लगा है, लोग यूज करते। काले रंग का मुर्गा होता है, उसका खून भी काला होता है ना, कभी आप देखिएगा। ये कड़कनाथ मुर्गा जो है दोस्तों, स्पेशली ये झाबुआ वुआ में पाया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जो बेल्ट है, ये वहां का मुर्गा है। अब ये अलग अलग स्थानों पर पाया जाए अलग बात है। तो दोस्तों जो जानवरों का मूल स्थान है, जीव जंतुओं का जो मूल स्थान है, वही क्या कहलाता है? इन सीटू। क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, जीव जंतुओं का मूल स्थान, ठीक है। जो जीव जहां का है, ठीक है, जो जीव जहां का है यानी जो उसका मूल स्थान है दोस्तों, ठीक है, उसको अपने मूल स्थान पर संरक्षित करना। क्या करना? उसको संरक्षित करना, मतलब उसको बचाना, उसको सुरक्षा देना। यही क्या है? वही इन सीटू है, ठीक है। कि बाहरी जो शिकारी आकर उसका शिकार ना पर, तो ये इन्वायरमेंट का है। यहां शब्द लिख दिया है, ठीक है, तो उससे आप परेशान ना होइएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़िए, अगले सवाल का जवाब दीजिए। करा भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती? सबसे ज्यादा दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, सर्वाधिक लिख दिया तो ये भी तो लिख सकता है कि कहां पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखेगा, यह पाई जाती है गंगा यमुना के मैदानी भागों में, ठीक है। गंगा यमुना के मैदानी भागों में यह किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो आप याद रखेंगे, कहीं कहीं पे जलोढ़ दिखता है, कहीं कहीं पे जलोढ़ को दोमट कहा जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे यह भी याद रखेंगे कि जलोढ़ का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो इसका अन्य नाम है दोमट मिट्टी, ठीक है। क्या नाम है? दोमट मिट्टी। तो अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि जलोढ़ को ही हम क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। हम कभी परेशान नहीं होंगे इसे लेकर, ठीक है। आगे बढ़िए। करा जलोढ़ मिट्टी जो होती दोस्तों, ये कितने प्रकार की होती? कितने टाइप की जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी के अगर टाइप की बात करें तो यह दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है बांगर और एक होती है खादर। क्या होती है? बांगर और खादर। बांगर दोस्तों पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है। बांगर जो होती है, ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, उसे क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, ठीक है। और नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है, इसे हम खादर कहते हैं। अब आपके मन में एक सवाल और पैदा हो रहा है, सर नई पुरानी मिट्टी कैसे हो जाएगी, ठीक है। देखिए, आपको पता हो ना हो, लेकिन मिट्टियों का निर्माण होता रहता है, ठीक है। नई पुरानी ऐसे, मान लीजिए आपका घर किसी ऐसे क्षेत्र में जहां 1-2 किलोमीटर पे कोई नदी मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि आसपास में कोई नदी बहती है। अब वर्षा ऋतु जब आती है तो दोस्तों नदी तो भर जाता होगा और कभी कभी बाढ़ भी देखने को मिलता होगा। तो अभी गर्मी के समय में जितनी छोटी नदी दिखती, क्या वर्षा ऋतु में भी उतनी दिखती है? नहीं सर, बरसात में तो पानी ज्यादा होता है, तो उसका पनिया ना गौवा फैल जाता है, हर जगह फैल जाता है। तो दोस्तों नदी क्या करती है? अपने साथ जो गाद मिट्टी कंकड़ पत्थर लेके चलती है, वो जगह जगह बिछाते चलती है। तो एक उस पानी के अंदर में एक नई मिट्टी बिछ जाती है। तो ऐसे क्षेत्र जो वर्षा ऋतु में दोस्तों बाढ़ क्षेत्र में आ जाते हैं, प्रभावित होते हैं नदियों से, ऐसे क्षेत्रों में नई मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ऊपर एक नया लेयर आके लग गया, उसीलिए हमने खादर कह दिया। और जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं जाता, वो तो दोस्तों वहां कहां चेंज होगा? हर जगह नदी का पानी नहीं पहुंच जाएगा। इसलिए दोस्तों वहां पर ये बांगड़ यानी पुरानी मिट्टी ही रह जाती है, ठीक है। तो इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। एक चीज और दोस्तों, इस जो जलोढ़ मिट्टी है, इसमें किसकी अधिकता पाई जाती है और किसकी कमी पाई जाती है? ये 2 सवाल दोस्तों आपसे खूब परीक्षा में पूछा जाता है। यानी सीधे सीधे लिखेगा कि जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी में किसकी अधिकता पाई जाती है। तो याद रखेंगे 2 सवाल यहां बनेगा। क्या क्या बनेगा दोस्तों? एक तो पूछता है अधिकता
और एक पूछता दोस्तों कमी। ठीक है, क्या पूछता? अधिकता और कमी। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब ये अधिकता पूछेगा तो याद रखेगा ये पोटास की इसमें अधिकता पाई जाती है। ठीक है, पोटास और चूना की अधिकता पाई जाती है। और कमी किसकी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की क्या हो जाती है दोस्तों? कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस भी लिख लीजिए, नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या हो जाती है दोस्तों? कमी पाई जाती है, जबकि पोटास और चूना की अधिकता पाई जाती है। कोई दिक्कत आपको? ये मैं जलोढ़ के बारे में बता रहा हूं, इसको ढंग से याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है? आपने कहा कि सर्वाधिक पाई जाती है। आपने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि पूरे भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली दोस्तों मिट्टी कौन है? तो ये दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो अगर परसेंटेज में पूछेगा तो बताइएगा दोस्तों 22%। ठीक है, पूरे भारत के 22% क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। अगर दोस्तों यह आपसे आंकड़ा पूछ दिया जैसे कितने भाग पर पाई जाती है, परसेंटेज न दिया, तो याद रखेगा 142 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 142 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ये दोनों आंकड़ा आप याद रखेंगे। अगर परसेंटेज में दे तो 22% बताएगा, अगर ऐसे किलोमीटर में पूछे तो 142 मिलियन वर्ग किलोमीटर बताएगा। दोस्तों इतने दूर तक केवल किसका विस्तार है? जलोढ़ मिट्टी यानी दोमट मिट्टी का विस्तार है। यह परीक्षा में आता है सवाल। मान लीजिए परीक्षा में एक नया सवाल आपके सामने दे दिया कि बताइए कि वो कौन सी मिट्टी है जिसमें चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, तेल, बीज आदि की दोस्तों खेती होती है। ठीक है, इन सब की खेती दोस्तों किसमें होती है? देखिए यहां से कपास को थोड़ा सा अलग कर लीजिए। कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी। अगर इसको दोस्तों यहां से हटा लिया जाए तो बाकी के लिए दोस्तों जलोढ़ मिट्टी एकदम परफेक्ट है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों खूब खेती होती है। जलोढ़ मिट्टी कहिए या दोमट मिट्टी कहिए, ठीक है, इसमें दोस्तों खूब खेती होती है। चावल उगाइए, गेहूं उठाइए, गन्ना, आपके अगर आप उत्तर भारतीय राज्यों में रहते हैं तो आपके यहां चावल, गेहूं, गन्ना, तेल, बीज, इसी सब की तो दोस्तों खेती होती। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी इन सब में सबसे बढ़िया किसके लिए है? तो सबसे बढ़िया धान के लिए। किसके लिए दोस्तों? धान, यानी चावल की खेती के लिए दोस्तों ये मिट्टी क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। देखिए सब उगाइए ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें क्या उगता है दोस्तों? तो उपयुक्त। ठीक है, उपर्युक्त नहीं, उपयुक्त। ठीक है, मानी जाती है धान के लिए। ठीक है, तो आप अलग से याद रखें क्योंकि परीक्षा में ऐसा भी सवाल पूछ लिया जाता है। अगला सवाल दे रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है? सबसे कम उर्वरक मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? उर्वरक मतलब खाद। जितना खाद पानी देते हैं आप जमीन में, मिट्टी में, सबसे कम कहां आवश्यकता होती है दोस्तों? इसी जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह मिट्टी क्या होती है? बहुत ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी को क्या माना जाता है? जलोढ़ मिट्टी को उपजाऊ माना जाता है, तभी तो इतनी खेतियां होती हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। और उत्तर भारत के मैदान में दोस्तों यही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और आपने पीछे पढ़ा कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो पीछे पढ़ा था कि पोटास की भी अधिकता होती है। तो छिड़कने में ही पोटास, तो डाई पोटास तो दिया जाता है। ठीक है, तो पोटास की अधिकता होती है और चूना की अधिकता होती है। बस नाइट्रोजन की नहीं होती है, इसीलिए तो दाल की खेती नहीं हो रही है। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की अच्छी खासी मात्रा होती है, दाल की खेती के लिए सबसे बढ़िया वही माना जाता है। ठीक है, जबकि इस वाली मिट्टी में, जलोढ़ वाली में, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा जल द्वारा निर्मित जलोढ़ है। ठीक है, करा जल द्वारा निर्मित जलोढ़ कौन सा दोस्तों बताना है। ठीक है, तो ऐसे देखिए जल द्वारा भी निर्मित होता है, वायु द्वारा भी निर्मित होता है। तो पूछ रहा कि जल के द्वारा कौन कौन सा जलोढ़ निर्मित होता है? तो कई होते हैं। जैसे आप नदी जलोढ़ के बारे में पढ़े होंगे, नदी जलोढ़ के बारे में पढ़े होंगे। आपने सरोवरी जलोढ़ के बारे में पढ़ा होगा, सरोवरी जलोढ़। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है मैं बता दूं। नदी का पानी हमेशा क्या होता है दोस्तों? नदी में जो पानी होता है वो गतिशील होता है। ठीक है, गतिशील होता है। तो यहां पर मामला अलग हो जाएगा। और सरोवरी मतलब जैसे पोखरा, तालाब, झील, यहां पर जो पानी होता है यह स्थिर होता है। ठीक है, तो यहां का जलोढ़ अलग होता है। इसलिए नदी का अलग और सरोवरी का अलग और तटीय का अलग करिए। ठीक है,
तटीय जलोढ़, ठीक है, तटीय जलोढ़। तो ये सब दोस्तों प्रकार हैं किसके, ये जल द्वारा निर्मित जलोढ़ के प्रकार हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अरे जलोढ़ का मतलब जल से जुड़ी हुई मिट्टी की आकृतियां, जलोढ़ यानी क्या, आप नहीं समझ पा रहे, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, सुनिए ध्यान से। जलोढ़ का मतलब क्या, जलोढ़ का मतलब दोस्तों, जलोढ़ का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। जलोढ़ का मतलब क्या, जल द्वारा निर्मित मिट्टी की आकृतियां, मिट्टी की जो आकृतियां होती हैं उन्हीं को दोस्तों जलोढ़ कहा जाता है, ठीक है, उन्हीं को जलोढ़। सर कुछ जलोढ़ का सर एग्जाम्पल दे देते ना तो बढ़िया रहता है। जैसे आइए लिख लेता हूं दोस्तों, जैसे कई जगह पे आपने पढ़ा होगा डेल्टा का निर्माण होता है, ये भी तो दोस्तों जलोढ़ है। दूसरा दोस्तों आपने सुना होगा पंक ना, जलोढ़ पंक सुना होगा। जब नदियां पर्वतों से नीचे उतरती मैदानी भागों में आती तो जलोढ़ पंख का निर्माण करती है ना, तो पंख याद रखेगा, कंकड़ पत्थर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। या फिर नदियों के द्वारा दोस्तों तटबंध बना दिया जाता है, तटबंध, तो दोस्तों तटबंध हो गया, डेल्टा हो गया, पंख हो गया, ये सब जल द्वारा निर्मित मिट्टी की आकृतियां हैं, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह दोस्तों हवा के द्वारा निर्मित भी दोस्तों आकृतियां होती हैं, उनसे भी संबंधित सवाल आता है। जैसे पूछ दे रहा है कि वायु द्वारा निर्मित जलोढ़ क्या, जलोढ़ का मतलब, ठीक है, यह मिट्टी की आकृति है। जलोढ़ का मतलब क्या है, मिट्टी की आकृति है, बशर्ते निर्मित किससे हुई दोस्तों, तो वायु के द्वारा दोस्तों माटी की आकृति निर्मित हुई है, ये आप बता दीजिए। तो इसे कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है वायूढ़। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है वायूढ़, वायूढ़ निक्षेप। क्या कहते हैं दोस्तों, वायूढ़ निक्षेप मतलब वायूढ़ जलोढ़, ठीक है, क्या कहते हैं, वायूढ़ जलोढ़, ठीक है, ये इसी नाम से जानते हैं दोस्तों, वायूढ़, ये आप शब्द याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे आपने लोयस का नाम सुना होगा, लोयस के मैदान यानी धूल भरे मिट्टी के जो मैदान होते हैं, या फिर रेतीले मैदान के बारे में सुना होगा, रेतीले मैदान, ठीक है। तो ये सब दोस्तों वायु के द्वारा निर्मित जलोढ़ हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आगे आ जाइए, अगले सवाल पर आइए। करा रूपांतरित चट्टानों, दोस्तों चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, एक आग्नेय चट्टानें जो पृथ्वी के मैग्मा से बनी हैं, एक अवसादी चट्टानें, ठीक है, जो अवसाद स्वरूप बनी हैं, एक रूपांतरित, जब यही आग्नेय और अवसादी ताप दाब आदि के कारण दोस्तों बदल जाती हैं, अपना रूप चेंज कर देती हैं, तब उसे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। रूपांतरित, अगर इन चट्टानों के बारे में पढ़ना है ना, आपको ज्योग्राफी में कुछ भी पढ़ना हो, आप डालिए चट्टान, नितिन सर स्टडी 91 वीडियो मिल जाएगा आपको, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने बहुत विस्तार से चट्टान के बारे में पढ़ाया, बहुत बढ़िया से पढ़ाया 3-4 लेक्चर में, आप देखिए जाकर वीडियो, एक एक के बारे में आपको मिलेगा। अलग से आग्नेय चट्टान पढ़ना हो, अलग से रूपांतरित पढ़ना हो, सब मिलेगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, करा रूपांतरित चट्टानों के अपघटन से कौन सी मिट्टी बनती, अपघटन माने जानते हैं ना, अपघटन माने टूट फूट से, ठीक है। अपघटन का मतलब क्या हो गया, टूट फूट से, ठीक है। तो जब रूपांतरित चट्टानें टूट फूट से दोस्तों, इनके टूटने फूटने से कौन सी मिट्टी बनती है, तो लाल मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी बनती है, जलोढ़ मत कर दीजिएगा, ठीक है। चट्टानों के टूटने फूटने से लाल मिट्टी बनती है। और लाल मिट्टी का जो रंग है दोस्तों, ये लाल क्यों होता है दोस्तों, रंग लाल होने का कारण क्या दोस्तों, रंग लाल होने का कारण क्या है, इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। उसी फेरिक ऑक्साइड की वजह से यह मिट्टी कैसी दिखती है, लाल दिखती है, ठीक है। तो लाल मिट्टी, जब आप मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में जाएंगे तो खूब इस तरह की मिट्टी आपको नजर आएंगी, ठीक है। आगे बढ़िए, करा ग्रेनाइट का नाम सुना होगा, नीस का नाम सुना होगा। करा ग्रेनाइट चट्टान या फिर नीस चट्टानों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है, करा इन चट्टानों के द्वारा कौन सी मिट्टी बनती है। तो जब इनसे वही टूटता फूटता है ना, तो इन्हीं से दोस्तों क्या बनता है, इन्हीं से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ग्रेनाइट और नीस से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। अच्छा, एक चीज और पूछता है कि लाल मिट्टी दोस्तों ये सर्वाधिक कहां पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्र लाल मिट्टी का दोस्तों कहां पर है, तो आप चले जाइए आंध्र प्रदेश में। कहां पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, वहां पर मिल जाएगा। और अपने आसपास की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश वगैरह में भी चले जाएंगे तो वहां भी, खास करके इधर बुंदेलखंड से जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको इस तरह के लाल मिट्टी वाले क्षेत्र मिल जाएंगे। करा लाल मिट्टी में
किन तत्वों की बहुलता होती। पीछे दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने जलोढ़ में पढ़ा था, ठीक है, हमने जलोढ़ जिसे हम दोमट कहते हैं, हमने दोमट में बहुलता पढ़ा था। दोमट में किसकी बहुलता होती दोस्तों, तो दोमट में पोटास की बहुलता होती है प्लस चूना की बहुलता होती है, ये नहीं पढ़ा था, चूना और पोटास की बहुलता होती, ठीक है। जबकि लाल मिट्टी में दोस्तों फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, इसी वजह से इसमें सिलिका यानी बालू और आयरन, सिलिका एवं आयरन की बहुलता देखने को मिलती। किसकी किसकी, लाल मिट्टी में लाल रंग है तो आयरन की भी बहुलता होती है और सिलिका भी होता है, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा, लाल मिट्टी को टेरा रोसा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अन्य नाम क्या दोस्तों, अन्य नाम, किसका अन्य नाम, लाल मिट्टी का, ठीक है। लाल मिट्टी का अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं टेरा रोसा। क्या कहते हैं, टेरा रोसा भी कहा जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, हो सकता है परीक्षा में कभी पूछ दे कि बताइए किस मिट्टी को टेरा रोसा के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये सारी बात आपको पहले से पता थी कि आज पहली बार सुन रहे हैं? मैं तो आ गया हूं पढ़ाने, लेकिन मैं सोच के चैप्टर पढ़ा रहा हूं कि आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, किसी न किसी तरीके से सेल्फ स्टडी ही सही, लेकिन आपने पढ़ा होगा। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है, जैसे यही सवाल है, तो दोस्तों मेहनत कीजिए, इतने कम मेहनत से काम होने वाला नहीं है। करा लाल मिट्टी में किसकी खेती की जाती है। पीछे हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, पीछे हमने पढ़ा था जलोढ़ मिट्टी में, क्या पढ़ा था, जलोढ़ में, ठीक है। और जलोढ़ में मैंने बताया कि जलोढ़ में सबसे ज्यादा खेती तो धान की होती, सर्वाधिक खेती धान की होती है। हम गेहूं की खेती भी कर सकते हैं, ठीक है, हम गन्ना वगैरह भी बो सकते हैं, ठीक है, हम वहाँ तेल वगैरह भी चलता है, तेल करिए सीधा, ठीक है, तेल में कोई भी आ जाएगा, तेल वाला जो भी होगा वो सब दोस्तों आ जाता है, सरसों वगैरह आ जाता है, ठीक है। उसी तरह से जहां पे लाल मिट्टी होती है वहां पर किस चीज की खेती करते हैं दोस्तों, तो लाल मिट्टी में खासकर मोटे अनाज की खेती होती है। किसकी होती है, मोटे अनाज की खेती होती है। या फिर दोस्तों मोटा अनाज याद रखिए, मोटे अनाज में जैसे बाजरा वगैरह आ जाता है, ठीक है, बाजरा आ जाता है, ठीक है। और इस तरह से दोस्तों कुछ चीजों का नाम आप याद रखेंगे। मोटे अनाज में मोटा दाल भी होता है, मोटा गेहूं भी होता है, वो भी मोटे अनाज में बहुत कुछ आता है यार। जैसे यहाँ मोटे दाने का गेहूं, ठीक है, मोटे दाने का गेहूं हो गया, ये भी दोस्तों उगता है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ होता है सब उसी तरह से उगते हैं, बस अनाज यहाँ पर क्या हो जाते हैं दोस्तों, मोटे हो जाते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, कर तीव्र निक्षालन ये किस मृदा के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा संकट माना जाता है, और ये तीव्र निक्षालन है क्या दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले याद रखिए, ये जो है ये लेटेराइट मृदा के लिए दोस्तों क्या माना जाता है, लेटेराइट मिट्टी के लिए एक संकट माना जाता है। और होता क्या दोस्तों तीव्र निक्षालन, मैं समझा देता हूं। देखिए, जब बारिश होता है तो पानी तो मिट्टी में रिस कर नीचे चला जाएगा, लेकिन वो पानी ना इस मिट्टी में कण जो इतने दूर दूर होता है कि पानी रिश्ता जब ना तो मिट्टी के अंदर का जो उपजाऊपन है उसे लेकर चला जाता है, और जब लेकर चला जाएगा दोस्तों तो ये मिट्टी तो अनुपजाऊ हो जाएगी, लेटराइट मिट्टी। तो इसी को कहते हैं तीव्र निक्षालन, और बड़ा संकट भरा होता है, ठीक है। तो निक्षालन मतलब क्या होता है, इस निक्षालन की वजह से मिट्टी का उपजाऊपन क्या हो जाता है दोस्तों, समाप्त होने लगता है, समाप्त होने लगता है, ये आप समझ जाइए, ठीक है। क्यों हो रहा है बात समझ रहे हैं ना, भारी वर्षा के कारण दोस्तों तीव्र निक्षालन कहां देखा जाता है, ये लेटराइट मिट्टी में देखा जाता है। तो जहां पर भी ऐसे क्षेत्र होते हैं वहां देखा जाता है। बात समझ में आ गया। ऐसे बड़े आराम से हम लोग 30-30 सवाल पढ़ते गए, और आज हमारा 11,000 सवाल तैयार हो जाएगा ना। तो याद रखिए दोस्तों, सुबह के 9 बजे ये आपकी स्पेशल क्लास चलती है, और अब तक दोस्तों इस क्लास में 370 से अधिक लेक्चर जो है दिए जा चुके हैं। आप आइए तैयारी कीजिए, ज़्यादा नहीं, प्रतिदिन 30 सवाल ही करते हैं दोस्तों, 30 सवाल पे चर्चा करते हैं, और 30 सवाल करते करते हम लोग पहुंच गए 11,000 से अधिक सवाल आज खत्म कर चुके हैं, ठीक है। एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये 5 बड़े विषय हैं जो पूरी तरह से मैंने पढ़ा दिया, इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। रही बात कि नितिन सर हिंदी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो हिंदी पढ़ना दोस्तों, तो हिंदी की क्लास रात को 8 बजे चलती है, ठीक है। इसके लिए रात को मुलाकात कीजिए, और जीएस की क्लास चाहे जब आप फ्री हो, और आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, लेकिन मेरे हिसाब से क्लास आप जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा दंडकारण्य क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है।
अब बहुत सारे बच्चों को दंडकारण्य वाला बेल्ट ही नहीं पता, ये उड़ीसा वाला बेल्ट है दोस्तों। यहां पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लाल और पीली मिट्टी दोस्तों पाई जाती है। कहां पर? जो दंडकारण्य का जंगल है यहां पर, ठीक है। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, करा कि उत्तर प्रदेश में अगर कभी लाल मिट्टी देखना हो तो सर कहां जाएं? तो उत्तर प्रदेश में अगर आप लाल मिट्टी देखना चाहते हैं तो आपको दक्षिणी उत्तर प्रदेश की तरफ जाना पड़ेगा। कहां पर? आपको दक्षिणी उत्तर प्रदेश की तरफ जाना पड़ेगा। दक्षिणी उत्तर प्रदेश कहां दोस्तों? सर ललितपुर साइड की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, हम बादा हमीरपुर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ललितपुर भी ले लीजिएगा, बादा हमीरपुर ले लीजिएगा, ठीक है। बादा हमीरपुर ले लीजिएगा। यहां जाएंगे दोस्तों तो यहां पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिल जाएगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी देखने के बहुत इच्छुक है तो ये एमपी से सटा हुआ है इसलिए मिल जाएगा। करा उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी कितने नामों से जानी जाती है? ठीक है, कौन से नाम से दोस्तों जानी जाती है? यहां पे हम लाल मिट्टी नहीं बुलाते, यहां लाल मिट्टी का हम एक अलग नाम देते हैं और हम उसे कहते हैं पड़ुआ। क्या कहते हैं? यहां के लोग लाल मिट्टी को क्या कहते हैं? पड़ुआ के नाम से जानते हैं, या कहीं पड़ुआ बुलाते हैं और कहीं पर परवा मिट्टी बोलते हैं। क्या कहते हैं? पड़ुआ या फिर परवा मिट्टी, ठीक है। तो घबराइएगा मत, ये चाहे पड़ुआ लिखे चाहे परवा लिखे एक ही बात है, ठीक है। और कई बार दोस्तों इसे राकर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, राकर या रॉकड़, ठीक है। तो याद रखेगा, राकर मिट्टी भी कहेगा, पड़ुआ लिखेगा या फिर परवा लिखेगा, ये भी, ठीक है। और राकर में भी दो हो जाता है, एक मोटी राकर एक पतली राकर। हाँ, एक मोटी राकर और एक पतली राकर, ये दोस्तों इसके दो भेद और हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में दोस्तों लाल मिट्टी के जो क्षेत्र है मैंने उसके बारे में आपको बताया। तो पड़ुआ परवा याद रखेगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी का ही एक दूसरा नाम है, अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। करा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बहुत सारा नाम है। काली मिट्टी को देखिए, हम काली मिट्टी कहते ही हैं, ठीक है। काली मिट्टी लिखते चलिए, पूरा बोर्ड आज भर देते, ठीक है। काली मिट्टी, इसमें कपास की खेती ज्यादा होती है इसलिए इस मिट्टी को क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अभी तो मैं नॉर्मल चीजें आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, इसी तरह से याद रखेंगे, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा, कहीं कहीं रेगुड़ लिखता है, कहीं रेगुर लिखता है, ये भी कहा जाता है। इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि लावा के फलस्वरूप निर्मित हुआ है, लावा बनने के फलस्वरूप निर्मित हुआ है, इसलिए दोस्तों इसे क्या कहते हैं? लावा मिट्टी भी कहते हैं। और कुछ नाम याद आ रहा है? काली, कपासी, स्वतः जुताई, रेगुर, लावा और करेल मिट्टी ना, करेल भी लिख लीजिए, करेल, ठीक है। करेल मिट्टी भी किसे कहते हैं दोस्तों? वो भी इसी को कहते हैं। और सोचिएगा तो और आ रहा है, ठीक है। याद नहीं आ रहा है मुझे, अभी याद आ जाएगा तो बता दूंगा। ये काली मिट्टी के दोस्तों अलग अलग नाम है, इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा रेगुर मिट्टी, जैसे रेगुर लिखा आप समझ जाइए, रेगुर मतलब क्या? रेगुर का मतलब हो गया काली मिट्टी, ठीक है। करा काली मिट्टी में काली मिट्टी जो है सबसे अधिक किस राज्य में पाई? जैसे लाल मिट्टी आपने देखा दोस्तों तो आंध्र में जाके मिला, और जलोढ़ मिट्टी दोस्तों उत्तर भारत में मिला, मैदानी क्षेत्रों में गंगा यमुना के। उसी तरह से जो काली मिट्टी है ये कहां पाया जाता है दोस्तों? सबसे ज्यादा दोस्तों सबसे ज्यादा काली मिट्टी मिलता है महाराष्ट्र में। कहां मिलता है? खास करके जो दक्कन वाला बेल्ट है ना, ये महाराष्ट्र में। और याद रखेगा, कपास की खेती के लिए जाना जाता है, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। जैसे लाल मिट्टी दोस्तों किसके लिए फेमस था? मोटे अनाज के लिए, ठीक है। दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी दोस्तों वो मैदानी भाग में धान, गेहूं, इन सब की खेती होती है, सरसों, ठीक है। तो इन सब के लिए दोस्तों बेस्ट है, ठीक है। उसी तरह से जो रेगुर मिट्टी है ये कपास के लिए दोस्तों बेस्ट मानी जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। करा लावा के प्रवाह से, तभी तो इसे लावा मिट्टी कहा जाता है, लावा के प्रवाह से बना है, तभी तो दोस्तों हम काली मिट्टी को क्या कहते हैं? लावा मिट्टी भी कहते हैं। तो याद रखेगा, इस काली मिट्टी को ही दोस्तों क्या कहते हैं? ये लावा के प्रवाह से बना, तभी दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसे चारनोजिम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? चारनोजिम, अभी अचानक से याद आ गया, ठीक है। चारनोजिम, क्योंकि दोस्तों लावा के प्रवाह से बना है। तो एक लाइन दोस्तों आप और यहां पे नोट कर लीजिए, ये इसमें जैव पदार्थ की भरपूर मात्रा मिलती है। क्या मिलती है? जैव पदार्थों की भरपूर मात्रा दोस्तों इस काली कपासी मिट्टी में मिलती है। ये लाइन आप याद रखेंगे, ठीक है, कि बहुत ज्यादा जैव पदार्थ दोस्तों इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप लाइन याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ?
बेसाल्ट मतलब सीधे सीधे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण भी लावा से ही होता है, इसलिए बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मिट्टी बनती है, यही काली मिट्टी बनती है। घुमा फिरा के सवाल अलग अलग तरीके से खाली आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और याद रखेगा काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की भी अधिकता होती है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थों की अधिकता यहां पर देखने को मिलती है, तो ये पॉइंट भी दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। एक एक बातें अपने जहन में डालिए और अच्छे से याद रखिए, ठीक है। करा किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है, ठीक है। कौन सी मिट्टी दोस्तों सबसे ज्यादा प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है? जैसे गंगा यमुना के मैदान में जलोढ़ या दोमट मिट्टी मिलती है, ठीक उसी तरह से जो प्रायद्वीपीय भारत है यहां पर दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है, ये आप याद रखें। प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या? याद रखेगा वह क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसी को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ये गुजरात से लेकर उधर बंगाल तक का उस पटरी जो क्षेत्र है यही प्रायद्वीपीय भारत है। करा काली मिट्टी में किसकी बहुलता पाई जाती? कौन सा चीज काली मिट्टी में अधिक होता है ये बताइए, ठीक है। तो बहुत कुछ ज्यादा होता है काली मिट्टी में, देखिए आयरन भी ज्यादा होता है, जबकि पीछे आपने पढ़ा कि लाल मिट्टी में आयरन ज्यादा होता है, ठीक है। अरे भाई उसे दोस्तों फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, फेरिक का मतलब ही लाल है, आयरन है, तो वहां पे तो आयरन हो ही जाता है, लेकिन यहां भी आयरन होता है। आयरन के साथ साथ ध्यान देने वाली बात है कि चूना की भी अधिकता पाई जाती है, जबकि चूना और पोटास की अधिकता हम जलोढ़ मिट्टी में देखते हैं, दोमट मिट्टी में देखते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहां एल्यूमिनियम की अधिकता भी पाई जाती है। किसकी अधिकता? एल्यूमिनियम की अधिकता भी पाई जाती है और मैग्नीशियम की अधिकता भी पाई जाती है। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो इन सब की अधिकता दोस्तों किसमें पाई जाती है? काली मिट्टी में पाई जाती है। ये अपने दिमाग में बिठाइए आप, ठीक है। और आगे बढ़िए। करा काली मिट्टी के अन्य नाम क्या? अरे भाई इतना नाम तो बता दिया, नोट करो। लावा मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, कपास की खेती कर स्वतः जुताई वाली मिट्टी, ठीक है। बेसाल्ट से बना है तो बेसाल्ट निर्मित मिट्टी, ठीक है। बेसाल्ट निर्मित मिट्टी, ठीक है, क्योंकि बेसाल्ट के निर्माण की वजह से दोस्तों बना हुआ मिट्टी, ठीक है। तो बेसाल्ट निर्मित मिट्टी, इसे चारनोजिम भी कहते हैं, चारनोजिम, ठीक है। चारनोजिम मिट्टी, ठीक है। ये सब दोस्तों किसके नाम हैं? यही तो मैं बता रहा हूं, ठीक है। या फिर और रेगुर का नाम तो लिखवे नहीं किया, ठीक है। रेगुर मिट्टी, ठीक है। रेगुर मिट्टी, कलेर मिट्टी, दोस्तों ये सब जो नाम हैं मैंने बताया, ये सब काली मिट्टी के दोस्तों अलग अलग नाम हैं, इसको अपने दिमाग में याद रखेंगे, ठीक है। करा मालवा का पठार। अच्छा, मालवा की गंगा किसे कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल मुझे याद आ गया। मालवा की गंगा, तो मालवा की गंगा कहते हैं दोस्तों क्षिप्रा नदी को। किससे कहते हैं? क्षिप्रा नदी को। और क्षिप्रा नदी के तट पर ही दोस्तों उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है, महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, वो कहां पर है? वो इसी क्षिप्रा नदी के तट पर है और इसे मालवा की गंगा कहा जाता है, ठीक है। अभी कह रहा मालवा के पठार पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखेगा ये मालवा के पठार पर लावा मिट्टी मिलती है। लावा मिट्टी का मतलब क्या है? यहां पर छिपा है रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, स्वतः जुताई, कुछ भी कहिए, यह भी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आ जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा किस ऋतु के दौरान, वह कौन सा समय है जब काली मिट्टी क्या हो जाती है? स्वतः जुती हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है? गर्मी के समय में मिट्टी में दरार पड़ जाती है, ठीक है। मिट्टी में क्या होता है दोस्तों? मिट्टी में बड़े बड़े दरार पड़ जाते हैं, ठीक है। मिट्टी में बड़े बड़े क्या हो जाते हैं दोस्तों? दरार पड़ जाते हैं। और ऐसा कब होता है दोस्तों? गर्मी के समय में होता है। और ये मैं किस मिट्टी की बात कर रहा हूं? ये मैं काली मिट्टी की बात कर रहा हूं। इसी वजह से दोस्तों इसे क्या कहते हैं? स्वतः जुताई वाली मिट्टी। जैसे जुतने के बाद मिट्टियां नहीं अलग अलग हो जाती है, ऐसे दोस्तों गर्मियों के समय में किस ऋतु में पूछा है ना, तो ग्रीष्म ऋतु में लिखिए, ठीक है। किस ऋतु में दोस्तों? तो याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। ये सवाल अलग था, मैं कुछ अलग लिख दिया यहाँ पे, तो याद रखेंगे आपका जवाब क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में दोस्तों क्या होता है? यहाँ पर काली मिट्टी जो होती है वो स्वतः जुताई वाली मिट्टी देखने में प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये मिट्टी फट जाती है। राजमहल की पहाड़ी वगैरह में भी दोस्तों यही मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी का नाम सुना है?
राजमहल पहाड़ी, ठीक है। राजमहल पहाड़ी तक दोस्तों मिट्टी जो फेमस है ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। वहां भी दोस्तों काली मिट्टी, पूरा वो क्षेत्र ही दोस्तों पूरा काली मिट्टी का है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़िए, करा किस मृदा में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। कैपिलरी केशिका मतलब एक केशिका बना होता है, पानी वहां से बहुत अच्छे से दोस्तों रिस का अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये इसकी बात कर रहा है, तो याद रखेगा ये चिकनी मिट्टी की खासियत होती है। किसकी मिट्टी? चिकनी मिट्टी। दोमट अलग था, चिकनी अलग है, ठीक है। चिकनी मिट्टी दोस्तों ये अपने कैपिलरी के लिए ही जानी जाती है, ये आप याद रखेंगे एक लाइन में। करा मध्यम जो काली मिट्टी होती है इसका निर्माण किन चट्टानों की टूट फूट से होता है। वैसे तो हमने पढ़ा कि काली मिट्टी जो होती है दोस्तों ये बेसाल्ट चट्टानों के टूट फूट से दोस्तों बनती है, लेकिन फिर भी ये मध्यम काली मिट्टी के बारे में अलग से पूछ रहा है। अरे तो कुछ अलग से नहीं करना है, यहां भी आपका जवाब वही रहेगा, बेसाल्ट। हाँ, हो सकता है बेसाल्ट परीक्षा में न दे तो याद रखेगा नीस टूटा होगा, नीस न दे तो हो सकता है ग्रेनाइट टूटा होगा। भाई इन्हीं सबसे तो दोस्तों ये काली मिट्टी बन रही है, ठीक है। ग्रेनाइट होगा या फिर सिस्ट होगा, कुछ भी इसमें से कुछ भी ऑप्शन दे देगा। ये सब दोस्तों टूटता फूटता है तो काली मिट्टी ही बनती है, ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए, करा उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड का बेल्ट है उसमें कितने प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती, कितने प्रकार की, एक दो नहीं दोस्तों वहां दो काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। एक काबड़ है, ठीक है। क्या है? काबड़ काली मिट्टी। क्या नाम दोस्तों? काबड़, सुना है कि नहीं? और एक माली है, नहीं सुना है नाम, ठीक है। ये मैं स्पेशली दोस्तों बता रहा हूं, बुंदेलखंड क्षेत्र में वहां भी काली मिट्टी पाई जाती कुछ जगह पे, ठीक है। जिसमें एक का नाम है काबड़ है और दूसरे का नाम है मार, ठीक है, मार मिट्टी, ठीक है। तो काबड़ व मार, ठीक है, मार काली मिट्टी, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ काबड़ भी लिखा रहता है या फिर काबड़ भी लिखा रहता है, उसी तरह माड़ लिखा रहता है और मार लिखा रहता है, दोनों रहता है। तो माड़ या मार, काबड़ या काबर एक ही चीज है। ये बुंदेलखंड वाले बेल्ट में दोस्तों पाई जाती हैं, इनको भी आप ध्यान में रखेंगे। समाप्त हो गया। जितना शिद्दत मेहनत से आराम से हमने एक सवाल अटेंड किया ना, ऐसे ही करते करते मैंने 11,000 सवाल पढ़ा दिया। इतना कुछ देने के बाद भी अगर आपने नहीं सीखा तो गलती मेरी नहीं है, मैंने तो निःशुल्क पढ़ाया। और मैंने आपसे कहा कि आपने चाहे जैसे पढ़ा हो लेकिन इन सवालों का जवाब आप दीजिए। नहीं दे पा रहे हैं तो पढ़िए, नोट्स बनाइए, लिखिए। और अगर आप हमसे जुड़कर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप स्टडी 91 से अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। इंक्वायरी करना चाहते हैं तो यहाँ हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर से कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।